Stupid Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। और हम बात कर रहे थे शौक के ऊपर, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी कहानियों का सिलसिला। सुनिए, हमने क्या बात कर लिया था? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। पानी पी के आया हूँ अभी, ठीक है, चलो। एंड देन उसके बाद हम क्या बात करने वाले थे? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इन नेक्स्ट वीडियो, और लास्ट वीडियो में कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में बात करेंगे। नाउ चलो, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी चीज़ में कोई चीज़ बाधा लाती है ना, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो देखते हैं चलो कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है और कैसे इसको शॉक से रिलेट किया है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अच्छा, ये हमारा दिल है, मेरा है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर हार्ट। एंड आपको पता है ना कि हार्ट से ब्लड जाता है, तो ब्लड का जाना और हार्ट में ब्लड का आना। समझ आ रहा है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हार्ट से ब्लड जाने के टाइम में रोक दूं तो प्रॉब्लम है। अगर मैं ब्लड हार्ट में आने के टाइम रोक दूं तो प्रॉब्लम है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि आती को रोकने का नहीं और जाति को टोकने का नहीं, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। समझ आया क्या आपको? कि जो आपके हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, तो क्या होगा? वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। अब याद करो, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? शॉक। अगर आपके हार्ट से ब्लड बाहर जा ही नहीं पा रहा, ब्लड बाहर जा ही नहीं पा रहा, तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सोचो ना, ब्लड ही नहीं जा पा रहा, आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड भेज ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा? बीपी कम हो जाएगी। बीपी कम हुआ तो अगेन मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होगा तो बताते ना आप सबको, मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा? टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी, और टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी तो क्या होगा? शॉक हो जाएगा। पिछला वीडियो देखा है ना? देखो भाई, पिछला वीडियो नहीं देखा और ये देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। वापस जाओ, मत देखो ये वीडियो, पहले फर्स्ट वीडियो देखो, देन सेकेंड वीडियो। चलो सी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा हार्ट है, राइट, जो हमारा हार्ट है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है ना, फ्रॉम हार्ट और इनटू हार्ट, आइदर फ्रॉम हार्ट और इनटू हार्ट, अगर मैं इन दोनों को रोक दूं तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा। आपको समझ आया क्या? इन दोनों को रोक दूं तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा। इसलिए आती को रोकने का नहीं, जाति को टोकने का नहीं। चलो, अब हम ना पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब कैसे होता है ये शॉक, ये तो बताओ सर। सी, ये जो आपका ब्लड है, ये आपके हार्ट में आ रहा है, बहुत प्यार से आ रहा है। अब सुनो, एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है कार्डियक टेम्पोनेट। क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनेट। ये क्या है अभी बताता हूँ, सुनो। कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन पेरिकार्डियल स्पेस। आपको पता है पेरिकार्डियल स्पेस क्या होती है? जो आपका हार्ट है उस पर 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है ना। तो जो जहाँ पे आपका सीरस फ्लूइड होता है, राइट, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। अगर वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई, सी, दिस इज योर हार्ट, राइट, एंड दिस वन इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। अगर इनके बीच में जो हमारा स्पेस होता है, पेरिकार्डियल स्पेस, इसमें अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, सर वो कैसे होगा? कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में भाई, कुछ भी हो सकता है। वो तुझे छोड़ के गई थी, एक दिन वो आ भी सकती है, इंतज़ार में रहो, ठीक है। तो अगर जो हमारा हार्ट है, इसके आउटर स्पेस में क्या हुआ? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है ना, पेरिकार्डियल स्पेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। क्या बोलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। और हाँ, मुझसे ना मतलब जब हम शॉक पढ़ रहे थे ना सेकेंड ईयर में, तो ऐसे ही पूछा था सर ने कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है। आपू ने बताया था क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्स नहीं कर रहा, बस बता रहा था कि तुम अगर पढ़ लोगे ना, कार्डियक टेम्पोनेट नाम याद कर लोगे ना, तो बहुत फ़ायदा होगा। क्या नाम है? कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है। अब सुनो, इसका मतलब समझ आया। अब देखो, अगर पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड भर गई तो क्या होगा? पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा ना, पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ जाएगा।
अब उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे वेन होती है ना, हमारे पास कौन सी वेन होती है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे होती है इन्फीरियर वेना केवा होती है ना। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर से क्या है, सुपीरियर वेना केवा। तो जो ये इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा है, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएंगी। अब सोचो, प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, आती को प्रॉब्लम हो गया ना। तो जो आती है उसको रोकने का नहीं था, पर हमने तो क्या कर दिया, उसको रोक दिया, राइट। आती को रोकने का नहीं था, हमने क्या किया, रोक दिया। तो जो ब्लड पेरीफेरी से, ऊपर से, नीचे से हार्ट में जो आ रही थी, वो क्या होगी, अब नहीं आएगी, हार्ट में ब्लड नहीं आएगी। इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज वीनस रिटर्न। आप समझ रहे हो क्या, आपकी वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गई यहाँ पे। तो अगर आपकी वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गई तो आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं जाएगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप सिस्टमिक में ब्लड भेज नहीं पाओगे। पहले आपका प्रीलोड बढ़ना चाहिए ना, तो दैट इज कॉल्ड क्या, रिड्यूस इन द वीनस रिटर्न। अब सुनो, वीनस रिटर्न रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, रिड्यूस वेंटिकुलर फीलिंग। वेंटिकुलर फीलिंग आपको समझ आता है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, डिक्रीज इन द प्रीलोड ऑफ द हार्ट। आपको सिखाया था मैंने वीनस रिटर्न। देखो ये जो है ना, वेंटिकुलर फीलिंग और प्रीलोड, ये दोनों बातें सेम ही है। प्रीलोड का मतलब क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे पहले आपके हार्ट में कितना ब्लड है, उसको बोलते हैं प्रीलोड। समझ आया क्या। और आफ्टर लोड क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो फोर्स से ब्लड निकलती है ना, राइट, तो आपके आर्टरी में तो पहले से ब्लड है, तो जो हार्ट को जितना दम लगाना पड़ता है ना, जितना पावर से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है उसको हार्ट ओवरकम कर जाए, उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। समझ आया क्या। आफ्टर लोड क्या होता है, रेसिस्टेंस। ऑलवेज रिमेंबर, आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, और प्री लोड का मतलब क्या होता है, वीनस रिटर्न। ठीक है, चलो। तो अगर आपको कार्डियक टेम्पोनेट है तो आपका क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द पेरिकार्डियल स्पेस। उसकी वजह से क्या होगा, पेरिकार्डियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। पेरिकार्डियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो हमारे इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा है वो क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो उनकी वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, वेंटिकुलर फीलिंग डिक्रीज हो जाएगी। उसको ही क्या बोलते हैं, रिड्यूस प्रीलोड। अगर प्रीलोड डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, देखो वीनस रिटर्न डिक्रीज हुई, उसकी वजह से क्या हो गया, प्रीलोड डिक्रीज हो गई। अगर प्रीलोड डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पहले ही ब्लड कम है हार्ट में, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कितना जाएगा, कम ही जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्या आपको पता है ना, ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ये है फॉर्मूला जो आपको मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि ब्लड प्रेशर कार्डियक आउटपुट से कैसे रिलेटेड है। तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो आपका जितना कम कार्डियक आउटपुट होगा, जितना आपका कम कार्डियक आउटपुट होगा उतना ही कम बीपी होगा, राइट। तो आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया क्योंकि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज था। अच्छा, आपको ये पता है क्या, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है, नहीं पता ना, ढूंढो और कमेंट करो। ठीक है, ढूंढो और कमेंट करो। किसका फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला, कि स्ट्रोक वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड होता है कार्डियक आउटपुट। ना ये सब कम होने की वजह से मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन परफ्यूजन कम होगी। उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन फेलियर। ये सब आपको पहली वीडियो में सिखाया था मैंने ना, सेम चीज़। समझ रहे हो क्या। आ जाओ, क्या बोला था हमने, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, उसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम हुआ तो ये सारी चीज़ें। समझ आया क्या। अब ना नेक्स्ट केस, ये तो हो गया इस बीमारी में। देयर इज अनदर बीमारी, उसका नाम क्या है, PTX। उसका नाम क्या है, PTX। उसका नाम है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्या नाम है उसका, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। यही न्यूमोथोरैक्स लिखा है तो उसका पूरा नाम होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। PTX का मतलब न्यूमोथोरैक्स, और इसका पूरा नाम क्या होता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। समझाता हूँ क्यों, सुनो। अब देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका राइट लंग, ये आपका
लेफ्ट लंग। ध्यान से देखो, ये वाला नॉर्मल लंग है और ये वाला कोलैप्स्ड लंग है। अच्छा, लंग कैसे कोलैप्स होती है? सपोज कोई बंदा आया, आपका दुश्मन, चाकू मार दिया आपके सीने में। अरे नॉटी नॉटी बच्चों, वो नहीं, लड़की चाकू मार के ऐसे दिल, वो वाली नहीं। सपोज किसी ने आपको स्टैब कर दिया। अगर आपको स्टैब कर दिया तो आपका क्या होगा, थोरैसिक केज जो थी वो पंचर हो गई। अब थोरैसिक केज पंचर हो गई तो उसमें क्या हो जाएगा, एयर चला जाएगा। तो देर इज अ एयर बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। सो ये लंग हो गई और ये हो गया चेस्ट वॉल, इनके बीच में क्या हो गया, एयर, है ना। कबाब में हड्डी। अब दिस कबाब में हड्डी क्या करेगा, इस लंग को क्या करेगा, प्रेस करेगा। ये एयर ऐसे क्या करेगा, प्रेस करेगा, ठीक है। तो जब ये एयर ऐसे प्रेस करेगा तो जो हमारा यहाँ पे दिल है पे जा रहा, यहीं पे होता है ना हमारा प्यारा से दिल, जो हम दे देते हैं किसी और को। तो ये जो दिल है उस पर क्या होगा, कंप्रेशन होगी। क्या होगा उस पर, कंप्रेशन। अगेन फिर से कंप्रेशन हुई, तो कंप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है और जो हमारा इंफीरियर वेना केवा है उसमें ब्लड पुलिंग कम हो जाएगी, यानी कि हमारा वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लंग क्या कर रहा है, हमारे चैम्बर्स को प्रेस कर रहा है, तो वेंटिकुलर फीलिंग अच्छी नहीं हो पा रही। आपको समझ है क्या? ब्लड आना तो चाहता है पर क्योंकि हार्ट एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट के आगे पीछे दो नमूने जो खड़े हैं, जो हमारे लंग्स है, वो क्या हो गए, कोलैप्स हो गए। तो सी दिस इज द कोलैप्स ऑफ लंग्स, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे चैम्बर्स के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। सी दिस प्रेशर, चैम्बर्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अब चैम्बर के ऊपर प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि हार्ट क्या हो रहा है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है ना। हार्ट इज नॉट गेटिंग रिलैक्स्ड। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड पुलिंग कम हो जाएगी। समझ आया क्या आपको? तो इसको बोलते टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जिसमें क्या होगा, रिड्यूस प्रॉपर फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, रिड्यूस प्रॉपर फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल। अब ये प्रॉपर फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल हो गई तो क्या होगा, सी यही चीज़ वापस यहाँ पे आ गई। सिमिलर जैसे कार्डियक टेम्पोनेट में था ना, अब न्यूमोथोरैक्स में भी वही होगा। इसका रीजन अलग था, इसका रीजन अलग है। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या प्रॉब्लम थी, पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड का एक्युमुलेशन। उसकी वजह से क्या हो रहा था, चैम्बर कंप्रेस हो रही थी, है ना। डिफरेंट सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और चैम्बर्स क्या हो रहे थे, कंप्रेस हो रहे थे। इसमें क्या है, इसमें पूरा हार्ट कंप्रेस हो रहा है। जिस साइड से लंग, सपोज मेरा ये लेफ्ट साइड है ना, मतलब तुम्हें लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, तो जो ये साइड है, अगर यहाँ वाला लंग खराब हो गया तो इस साइड क्या होगा, इस साइड की लंग क्या करेगी, हार्ट पे प्रेशर लगाएगी, तो इस साइड का लंग एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, तो इस साइड की वेन्स, इस साइड का चेम्बर फील नहीं होगा, राइट। अगर चेम्बर फील नहीं होगा तो रिड्यूस वेंटिकुलर फीलिंग, यानी कि प्रीलोड कम हो गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट, प्रीलोड कम हुआ तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, उसके बाद बीपी डिक्रीज, फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज, उसके बाद ऑर्गन परफ्यूजन डिक्रीज। ऑर्गन परफ्यूजन डिक्रीज तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन फेलियर। और मल्टीपल ऑर्गन में ये फेलियर होगा तो क्या हो जाएगा, मॉड्स। सर ऑर्गन फेलियर तो हार्ट में होगा ना सिर्फ। अरे बच्चा सुन, हार्ट में ब्लड सप्लाई कम जाएगी। अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई कम गई तो पहले हार्ट फेल होगा। अब हार्ट फेल होने लग गया तो वो और ब्लड सप्लाई को कम कर देगा, तो फिर बाकी ऑर्गन्स भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे फेल होने लगेंगे। तो इसलिए बोलते हैं इसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, राइट। और मॉड्स, मल्टीपल ऑर्गन डिस्ट्रेस सिंड्रोम। चलो, आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई क्या, कार्डियक टेम्पोनेट और न्यूमोथोरैक्स। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, आ जाओ इधर। वो तो था, हमने अभी क्या पढ़ा, दो एग्जांपल्स हमने पढ़ा, जो ब्लड्स आने का जो तरीका था, मतलब ब्लड का आना हम रोक रहे थे, आने वाली को हम क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, तो प्रॉब्लम हो गई। अब हम क्या करेंगे, जाने वाली को क्या करेंगे, टोकेंगे कि नहीं जाना। भाई जितना भी मना करो वो चली जाती है, ऐसी होती है लड़कियाँ। लड़के भी कोई अच्छे नहीं होते, ऐसे भी होते। चलो, दोनों बेकार, अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, ब्लड का आना कम हो गया। अब हम देखेंगे ब्लड का जाना कम होगा। कैसे कैसे, सी फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन। ये क्या हो रहा है इसमें, सी
अगर आपका जो लंग है, राइट, दिस इज योर लंग्स, अरे ये लंग्स है ना, सो दिस इज लंग्स, राइट। इसमें क्या होता है, जो आपका हार्ट है उसमें जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को भेजती है कि ब्लड को किधर भेजती है, लंग्स में। समझे, 11th-12th याद आ रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपका जो लंग है, अगर इसमें पानी भर गया, अगर इसमें पानी भर गया तो क्या होगा। अच्छा, इस पानी भरने का नाम क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन, राइट। मतलब इंक्रीज वाटर, पानी का मतलब वाटर नहीं, पानी का मतलब फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो सकती है, जैसे होता है निमोनिया हो गया, राइट, निमोनिया हो गया और प्लूरल एफ्यूजन हो गई। तो इस केस में क्या होता है, देयर इज ए इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। लंग्स में क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और उसके बहुत रीजन्स होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है ना, नेक्रोसिस हो सकता है, डिफरेंट कैंसर्स हो सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे उसके रीजन्स होते हैं। हमें क्या कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, हमें याद रखना है कि प्लूरल एफ्यूजन हो गया, हमारे लंग्स में प्लूरल एफ्यूजन या फिर निमोनिया हो गया तो क्या होगा, हमारे जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई उसमें क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, या फिर इंटरस्टिशियम में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। अब जो ब्लड आ रही थी ना, जो ब्लड आ रही थी उसको आने में प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि उसका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर विल इंक्रीज। सी, यहाँ पे आपका क्या हुआ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। तो जो आर्टरी इससे यहाँ से ब्लड लेके आ रही थी, अब वो ब्लड नहीं लेके आ पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। समझे, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्रेशर इंक्रीज है, और वो प्रेशर किसका है, पानी से भरने से प्रेशर आएगा ना, तो ये पानी भरने से जो प्रेशर आया, वो प्रेशर किस में आया है, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर डेवलप हुई है। सो देयर इज अ इंक्रीज इन द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा देयर इज अ इंक्रीज रेसिस्टेंट टू द ब्लड फ्लो। आर्टरी में प्रेशर बढ़ गई तो ब्लड फ्लो में क्या होगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर ब्लड फ्लो में रेसिस्टेंस हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया। मैंने आपको अभी समझाया ना कि आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है, जो आपका ब्लड फ्लो है उसको रोकना। आफ्टर लोड मतलब रेसिस्टेंस। आफ्टर लोड का मतलब क्या बोलोगे आप, रेसिस्टेंस बोलोगे। ब्लड फ्लो की रेसिस्टेंस को बोलते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। अच्छा, अगर आफ्टर लोड हो गया तो अब क्या होगा, दिल को दम लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ना, जैसे कि दिल क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अगर कोई बंदा उधर से रोक रहा है तो हार्ट दम लगाएगा पंप करेगा। सो अब क्या करना पड़ेगा, हार्ट को, दिल को दम लगाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, दम कैसे लगाता है दिल, दिल को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए स्ट्रांग बनो, है ना, जाने दो उसको। सिमिलरली वैसे ही देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। आपको पता है ना कि जब भी पेरिफेरल रेसिस्टेंस होगी तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हार्ट विल इंक्रीज इट्स साइज। उसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं उसको, हाइपरट्रॉफी। अच्छा, मैंने यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, सो दिस वन इज अ पल्मोनरी आर्टरी, वो पल्मोनरी आर्टरी किधर से आता है, राइट वेंट्रिकल से आता है। तो ये वाली आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर हुई है ना, ये वाली आर्टरी में क्या हो गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो इस साइड की हार्ट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर, क्योंकि वेंट्रिकल्स करते हैं ना, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। समझ आया क्या आपको, मैं आपको आराम से समझाता हूँ, सुनो। लंग्स में क्या हो गया, प्लूरल एफ्यूजन हो गया। आपका जो लंग्स है उसमें क्या होगा, प्लूरल एफ्यूजन हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो बढ़ गया। अब ब्लड नहीं जा पाएगी लंग्स में, तो ब्लड लंग्स में नहीं जा पाएगी, उसकी वजह से हार्ट क्या करेगा, हाइपरट्रॉफी कर देगा। कौन सी साइड को, राइट साइड को, क्योंकि राइट साइड की हार्ट क्या करती है, लंग्स में ब्लड भेजती है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट साइडेड
वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक, क्यों क्यों हुआ? क्योंकि हमारा आफ्टर लोड और रेसिस्टेंस बढ़ गया था। किधर रेसिस्टेंस बढ़ा था? पल्मोनरी आर्टरी में। समझ आएगा आपको? इफ ब्लड कैन नॉट गो इनटू द लंग्स, ब्लड विल नॉट कम बैक। समझ आ रहा है क्या? अब सुनो, हमें शॉक पढ़ना है। हमने तो ये फिजियोलॉजी पढ़ ली ना। देखो ये तो बीमारी का पूरा ये बीमारी था। हम क्या पढ़ रहे थे? हम शॉक पढ़ रहे थे। अब इससे शॉक कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर ब्लड लंग्स में नहीं जा पा रहा तो क्या होगा? लंग्स से वापस आ भी नहीं पाएगा, है ना? और लंग्स से वापस ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारे लेफ्ट साइड में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड लंग से कौन सी ब्लड आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है ना, तो वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिक्रीज हो गई और ब्लड ही कम आ रही है, क्या हो रहा है? ब्लड कम आ रहा है। ब्लड क्या हो रहा है? कम आ रहा है। तो क्या ब्लड बाहर जा पाएगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में? नहीं, ब्लड ज़्यादा नहीं जा पाएगा। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट याद करो कि इफ़ देर इज़ लेस ब्लड गोइंग आउट, इसका मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई तो फिर यहीं से कहानी शुरू कर दो। समझ आएगा आपको? ना ये देखो, अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ा, लंग्स में ब्लड जा नहीं पा रहा, लंग्स से ब्लड आ नहीं पा रहा। तो अगर ब्लड आ नहीं पा रहा तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड आयोटा में भी नहीं जाएगा। ब्लड कहाँ? आयोटा में भी नहीं जाएगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट कम हो गया और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई। तो पहले तो हम बोलेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम हो गई, वो कम हुआ तो बीपी कम हो गया, बीपी कम हो गया तो एमएपी कम हो गया, एमएपी कम हुआ तो ऑर्गन परफ्यूजन कम हो जाएगी, ऑर्गन परफ्यूजन कम हुआ तो ऑर्गन फेलियर। तो दिस इज कॉल्ड शॉक। आप समझ आएगा आपको कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द हाउ इट डेवलप्स द शॉक। आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है इसमें? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? आने वाला होगा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन जाने वाला होगा। ठीक है, अब मेरे को अब एक बात मुझे बताओ। मेरा सवाल आपसे ये है, हमने अभी क्या बात की? हमने बात की राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब लंग्स में अगर प्रॉब्लम है। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो राइट साइड की हार्ट क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफी कर जाएगी। पर अगर ये प्रॉब्लम आयोटा में है या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या? लंग्स को छोड़ के, जिसे लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो लंग्स को छोड़ के जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके टिश्यू में जाती है ना थ्रू आयोटा, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अगर देर इज़ अ सिस्टमिक सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई जैसे देखो ना, मैं आपको ना एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका हार्ट है, ये आपका आयोटा, राइट? ये आयोटा। अगर यहाँ पे कोई थ्रोम्बस हो गया, क्या हो गया? थ्रोम्बस। अरे वही थ्रोम्बस मतलब प्लैग फॉर्मेशन। अगर ये थ्रोम्बस हो गया तो हमारा क्या होगा? आयोटा में ब्लड कम जाएगी। अगर आयोटा में रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि सिस्टमिक रेसिस्टेंस बढ़ गई। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर सिस्टमिक रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो कौन सा साइड का हार्ट हाइपरट्रॉफी करेगा? बताओ बताओ। देखो, जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट होता है ना, जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट होता है, लेफ्ट साइड हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड इनटू आयोटा। सो इफ देर इज अ रेसिस्टेंस, इंक्रीज रेसिस्टेंस इन द आयोटा और इंक्रीज रेसिस्टेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, देर विल बी द हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी। आपको समझ आया क्या बात? नहीं समझ आया रिपीट करके देखो, ठीक है? चलो, अच्छा, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? दिल का मोटा होना। मोटा होना मतलब इंक्रीज इन द साइज, ठीक है? और जो मैंने आपसे पूछा है उस सवाल का मुझे जवाब बताओ। क्या बोलोगे? आयोटा ब्लॉकिंग हो गया तो कौन से साइड का, अच्छा मैंने तो लिख दिया इधर, कौन से साइड का हाइपरट्रॉफी होगा? तो हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट हार्ट। समझ आया क्या? चलो, अब हम आपको देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव में मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला है, आती को रोकने का नहीं, जाति को टोकने का नहीं। चलो, अब आते हैं हम अपना क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे कि आपके पास जो आपका पेशेंट आएगा वो कैसे आएगा? वो क्या बोलेगा आपको कि डॉक्टर साहब
देखिए हमें क्या हो रहा है, हमें चेस्ट पेन हो रहा है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें रेस्टलेसनेस है, हमारा बीपी कम है। बीपी तो तुम देखोगे ना मेजर करके, पेशेंट को क्या पता बीपी क्या होता है। तो आप ये चीज़ें आपको पेशेंट बताएगा, क्या मेरे को दर्द हो रहा है सीने में, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत क्यों? क्योंकि आपका लंग्स में ब्लड नहीं जा पा रहा ना, इधर लंग्स में ब्लड नहीं जा पा रहा, या फिर प्लूरल एफ्यूजन है, या फिर कोई तो प्रॉब्लम है लंग्स में, तो लंग्स तो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, वो रेस्टलेसनेस, जल्दी थक जाता है। तो आप उसको मेज़र करोगे, आप उसका बीपी देखोगे, तो आपको बीपी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तभी तो शॉक हुआ है, तो आपको बीपी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और ये तो नॉर्मल है ना, बीपी शॉक में ये तो नॉर्मल है। कौन कौन सी चीज़ें? ये दोनों चीज़ें। कौन सी? लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, फटीग एंड डिजीनेस। सो दीज आर द नॉर्मल थिंग्स इन द शॉक। नाउ हिस्ट्री क्या होगा पेशेंट का? आप पेशेंट से पूछोगे क्या प्रॉब्लम हो रही थी। देखो ये तो चीफ कंप्लेंट्स है ना। जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना, प्रैक्टिकल पढ़ाने के टाइम में जब आपको मैं हिस्ट्री लेना सिखाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि चीफ कंप्लेंट्स क्या होती है और हिस्ट्री क्या होती है। सो दीज आर द चीफ कंप्लेंट्स। कि पेशेंट जब आपके पास आएगा ना, तो बोलेगा कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। अरे किसी को भी दर्द होता है तभी जाता है ना हॉस्पिटल। तो जब दर्द होगा तो पेशेंट आएगा, और ये आपकी फाइंडिंग्स होगी। आप देखोगे नाप के, ब्लड प्रेशर मेजर करोगे ना आप, ठीक है। फिर आप उससे पूछोगे कि भैया हुआ क्या था आपको, ठीक है। तो आपको बताएगा कि मैं काम करने के टाइम थका हुआ महसूस करता हूँ, है ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये आपको हिस्ट्री देगा पेशेंट। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। एंड ऑल्सो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग क्यों लिखा है मैंने? इसमें वोमिटिंग नहीं होगा ना, वोमिटिंग तो होगा ऊपर वाले में। यहाँ पे शायद मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो कॉपी पेस्ट करते हुए वो आ गया होगा। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री, और ये उसकी हो गई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि आपके पास वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है, किसका? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का पेशेंट। नाउ आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? देखो शॉक के केस में ऑलवेज ट्रीटमेंट क्या होती है? IV फ्लूइड्स, ठीक है। आप पानी चढ़ाओगे, मतलब सलाइन चढ़ाओगे, है ना, RL चढ़ाओगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो ऑलवेज फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस इज IV फ्लूइड्स, पानी चढ़ा दो, ठीक है। दूसरा डायूरेटिक्स दे दो। लास्ट लेक्चर में समझाया था ना, डायूरेटिक्स क्या करते हैं? रिड्यूस यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन रिटेंशन बढ़ जाती है ना। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो क्या करो? अगर प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस है तो प्लाज्मा दे दो, ब्लड चाहिए तो ब्लड दे दो, मतलब अगर ब्लड लॉस है तो ब्लड दे दो, प्लाज्मा लॉस है तो प्लाज्मा दे दो, राइट। और इस केस में एक और चीज़ हम क्या लिख सकते हैं? ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अंडरलाइन कॉज का मतलब क्या बेटा? कि मतलब उस बंदे को क्या प्रॉब्लम है, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। क्या मतलब, क्या बोल रहा हूँ मैं? सपोज उसको प्लूरल एफ्यूजन है, तो आप प्लूरल एफ्यूजन ठीक करो ना पहले, तभी तो शॉक जाएगा। सपोज उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो तो नेक्स्ट में आएगा ना। सपोज उसको चेस्ट में से चाकू मार दिया है और वो शॉक में जा रहा है, तो आप शॉक ठीक करोगे पहले चाकू ठीक करोगे, राइट। पहले चाकू ठीक करोगे, राइट। चलो, सो वी आर डन विद द, हमने क्या सीख लिया आज? हमने सीख लिया ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक समझ आ गया आपको? आती को रोकने का नहीं, जाति को टोकने का नहीं। नेक्स्ट जो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। ये भी आधे घंटे की हो गई, फिर चारों वीडियो तो 2 घंटे की हो जाएगी, रो रो के मर जाओगे तुम लोग। चलो बाय।